जैसलमेर की सुनहरी रेत, सूरज बस डूब ही रहा है और पूरा आसमान ना एकदम गहरे नारंगी और लाल रंग का हो गया है। और वो रात थी कार्तिक महीने की अमावस्या की। मतलब कोई ऐसी वैसी अंधेरी रात नहीं, बल्कि सालों की सबसे काली, सबसे रहस्यमयी रात। एक ऐसी रात जो पहले से ही किसी अनहोनी का इशारा कर रही थी। अब इस कहानी के किरदार हैं 3 दोस्त। एक तो मैं, रवि, जो आपको ये पूरी कहानी सुना रहा हूँ। दूसरा था मेरा दोस्त आर्यन, जिसे हर चीज में लॉजिक चाहिए, विज्ञान चाहिए। और तीसरी थी नेहा, जो हर पुरानी कहानी को, हर लोक कथा को सच मान लेती थी। बस यहीं से हमारे इस सफर में डर और यकीन की असली टक्कर शुरू होती है। आर्यन हमेशा की तरह एकदम कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश कर रहा था। उसने अपनी टॉर्च उठाई और बोला, अरे डरो मत, कुछ नहीं है। लेकिन सच कहूँ तो उसकी आवाज में ना एक हल्की सी कपकपाहट थी। वो छुपाने की तो पूरी कोशिश कर रहा था, पर वो असल में खुद को और हमें दोनों को तसल्ली दे रहा था। और बस तभी पहली अजीब चीज हुई। जैसे ही हमने कुलधरा की उस सरहद के अंदर पैर रखा, जो हवा अब तक चल रही थी ना, वो एकदम से थम गई। चारों तरफ एक अजीब, एक अननेचुरल सी चुप्पी छा गई। ऐसा लगा मानो हवा ने भी डर के मारे अपनी सांसें रोक ली हों और हम किसी जाल में फंस चुके थे। तो बस अब हम उस वीरान गांव के और अंदर जा रहे थे। चारों तरफ सिर्फ टूटे फूटे घर थे, जो ऐसे लग रहे थे मानो खामोशी में चीख रहे हों। माहौल, आप समझ सकते हैं, धीरे धीरे और भी भारी होता जा रहा था। हर तरफ पालीवाल ब्राह्मणों के घरों के खंडहर थे, और उन खंडहरों में उनकी जिंदगी के निशान अब भी बाकी थे। कहीं टूटी हुई ओखलियां पड़ी थीं, कहीं मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े, कुछ दीवारों पर तो बच्चों के हाथ से बने धुंधले से चित्र भी थे। ये सब देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि लोग यहाँ से अपनी मर्जी से गए थे। नहीं, ऐसा लग रहा था कि वो बस अचानक से गायब हो गए थे। तभी अचानक नेहा कांपने लगी। वो फुसफुसाई कि उसे कुछ सुनाई दिया है, एक औरत के जोर जोर से रोने की आवाज। आर्यन ने तो फौरन कह दिया, अरे हवा होगी। पर नेहा का चेहरा साफ बता रहा था कि उसने जो सुना वो हवा की आवाज तो बिल्कुल नहीं थी। और सच कहूं तो डर अब हम सब पर हावी होने लगा था। हम लोग एक बड़े से 2 मंजिला घर के पास रुके, जो शायद गांव के मुखिया का घर रहा होगा। और जैसे ही हमने उसकी टूटी फूटी सीढ़ियों पर पहला कदम रखा, उस गहरी खामोशी को चीरती हुई एक आवाज आई, एक बहुत धीमी और लंबी चर्र की आवाज। बस उसी पल हमारी दिलों की धड़कनें बेतहाशा तेज हो गई। हम ऊपर वाले कमरे में पहुंचे ही थे कि कोने में रखी एक पुरानी, धूल से ढकी लकड़ी की संदूक हमारे देखते ही देखते अपने आप खुल गई। वो एक पल था जब हम तीनों की सांसें अटक गईं। उस एक पल में आर्यन का लॉजिक और नेहा का विश्वास दोनों ही हार मान चुके थे। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां डर सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि हकीकत बन रहा था। उस संदूक के खुलने के साथ ही उस गांव का सदियों पुराना शाप जैसे जाग गया था। तो उस संदूक के अंदर था क्या? कोई सोना चांदी, कोई खजाना? नहीं, धूल की एक मोटी परत के बीचों बीच बस एक चीज रखी थी, एक अकेला सूखा हुआ गेंदे का फूल। कितनी मामूली सी चीज है ना? पर उसी मामूली सी चीज ने उस रात सब कुछ बदल कर रख दिया। आर्यन, जो अब तक हर चीज को नकार रहा था, वो आगे बढ़ा और उसने उस फूल को छू लिया। और बस खेल खत्म। कमरे की हवा मानो अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई, और फिर हमारे कानों में नहीं, बल्कि सीधे हमारे दिमाग के अंदर बच्चों के रोने की, औरतों के चीखने की और कुछ मंत्रों जैसी भयानक आवाजें गूंजने लगी। हम कुछ समझ पाते उससे पहले ही दीवार से एक काली परछाई बाहर निकली। ये एक औरत की शक्ल थी, बाल पूरी तरह बिखरे हुए, और उसकी आंखें ठीक उस अमावस्या की रात की तरह एकदम काली और वीरान थीं। फिर उस परछाई ने एक बहुत ही डरावनी, सिसकियों भरी आवाज में हमसे कहा, तुम क्यों आए? हमने इस धरती को श्राप दिया है। जो भी यहाँ बसता है उसे ना मुक्ति मिलती है, ना ही शांति। तुम भी फंसोगे। ये सुनते ही हमारे होश उड़ गए। हम एक पल भी वहां नहीं रुके, बस चीखते हुए नीचे की तरफ भागे। दिमाग में बस एक ही चीज थी, किसी भी तरह इस गांव से बाहर निकलना है। लेकिन वो गांव हमें इतनी आसानी से जाने देने वाला नहीं था। और जैसे ही हम भागकर बाहर गली में पहुंचे, जो हमने देखा उससे हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। गांव के हर एक
हर एक वीरान घर की खिड़कियों और दरवाजों से एक अजीब सी नीली रोशनी निकल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा का पूरा गांव जो सदियों से वीरान था आज रात जाग गया हो। हम पागलों की तरह अपनी जीप की तरफ दौड़े, लेकिन वहां हमारी जीप के ठीक सामने एक बूढ़े आदमी की काली परछाई खड़ी थी, हमारा रास्ता रोके हुए। उसने हमें रोकने के लिए बहुत धीरे से अपना हाथ उठाया। उसके उस एक इशारे में जैसे सदियों का ठहराव था। उस बूढ़े आदमी की आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी ताकत थी। उसने कहा, तुम लोग आज से हमारे साथी हो। इस शापित जगह से भागना नामुमकिन है। बस उस एक लाइन के साथ हमारे बचने की जो आखिरी उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई। और ठीक उसी पल नेहा जमीन पर गिर पड़ी। हम उसे उठाने के लिए उसकी तरफ भागे, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने हमें अंदर तक तोड़कर रख दिया। जब हमने नेहा को उठाया और उसने हमारी तरफ देखा तो उसकी आंखें वो नेहा की आंखें नहीं थी। उनमें वही खाली काली डरावनी रोशनी थी जो हमने उस औरत की परछाई में देखी थी। और फिर वो एक अजीब सी मुस्कान के साथ फुसफुसाई, शांत हो जाओ, अब हमें कभी नहीं जाना है। हम समझ गए हमने अपनी दोस्त को हमेशा के लिए खो दिया था। उस श्राप ने उसे अपना बना लिया था। पता नहीं कैसे पर मैं और आर्यन किसी तरह जीप तक पहुंचे और वहां से गाड़ी भगा दी। लेकिन ये मत सोचना कि कहानी वहां खत्म हो गई। नहीं, असल कहानी तो अब शुरू हुई थी, क्योंकि वो शाप उस गांव की दीवारों में कैद नहीं रहा। मैं उस गांव से तो बाहर आ गया, लेकिन वो शाप मेरे साथ आ गया। वो अब मेरी परछाई की तरह है, मेरे अंदर जिंदा है, और हर गुजरते दिन के साथ वो मुझे वापस उसी वीरान गांव की खामोशी की तरफ खींचता है। आज भी कई बार रातों में मुझे नींद में नेहा की वही खाली मुस्कान दिखाई देती है, और हर अमावस्या की रात जब अंधेरा अपने चरम पर होता है, मुझे हवा में एक बहुत ही धीमी सिसकियों जैसी आवाज सुनाई देती है। बस वही एक सवाल जो बार बार कानों में गूंजता है, तुम क्यों आए? और मुझे डर है कि शायद एक दिन मुझे इस सवाल का जवाब देने के लिए उसी वीरान गांव की खामोश दीवारों के बीच हमेशा के लिए लौटना पड़ेगा।